नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के प्रसिद्ध कारोबारी अशोक अरोड़ा पर बीते दिनों हुए जानलेवा हमले को लेकर नीमच एसपी अमित तोलानी ने आज पूरे मामले का पर्दाफाश कर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गोलीकांड में शामिल मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपियों को नीमच पुलिस ने गिरफ्तार किया। अर्पित उर्फ लकी सिहल व अन्य एक आरोपी की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। जमीनी विवाद को लेकर जय कुमार समदानी उर्फ बाबू सिंधी ने जेल में साजिश रची थी और बाहर आकर राकेश अरोड़ा के साथ मिलकर बाहर से 6 शूटर बुलाए गए ताकि घटना को अंजाम दिया जा सके। एक दिन पहले भी देव रेसिडेंसी में रेकी कर घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। लकी उर्फ अर्पित सिहल ने पूरे मामले में रेकी की थी, लेकिन वहां पर आरोपियों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। इसके बाद 4 फरवरी को शहर के बीच चौराहे पर प्रसिद्ध व्यवसायी अशोक अरोड़ा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। घटना के बाद एसपी अमित तोलानी और एएसपी नवल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में कैंट, बगाना और सिटी पुलिस के साथ कई थाने और पुलिस चौकियों की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। पूरे मामले में एसपी अमित तोलानी ने बताया कि लकी सिहल को अशोक अरोड़ा को 90 लाख रुपए देने थे, इसलिए वो भी घटना में शामिल हो गया और उसने भी हत्या की साजिश रची। देखिए पूरी घटना को लेकर एसपी अमित तोलानी ने खुलासे में क्या कुछ बताया। एक यहाँ के जो व्यवसायी हैं जिनका नाम अशोक अरोड़ा है, उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की थी। जवाबी में उनकी तरफ से जो उनके एस्कॉर्ट्स थे या उनकी तरफ से जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई और इन पूरी फायरिंग के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट बना और उसमें एक आए हुए 4 आरोपी जो शूटर जो दिख रहे हैं क्रेटा कार में, उनमें से 4 आरोपी थे, उनमें से एक वहीं पर ही डेड हो गया और 3 वहाँ से भाग निकले। यहाँ से हुई थी घटना की शुरुआत। आगे वो जब हमने कार को चेक किया, वो क्रेटा कार, उस कार में से हमको कुछ वेपन्स मिले, वहाँ से एक एप्पल आईफोन मोबाइल मिला, राउंड्स मिले, कुछ कपड़े मिले, बैग्स मिले। वहाँ से हमारी विवेचना शुरू हुई। विवेचना के दौरान हमको ये सबसे पहले पता चला कि एक मनासा का एक अहमद है, मनासा का एक अहमद है जिसने वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था यहाँ के एक आई सॉल्यूशंस की दुकान से नीमच के। उसको जब हमने हिरासत में लिया तब पूछताछ में पता चला कि बाबू सिंधी, जिसका पूरा नाम जय कुमार साबनानी है, उसने इस घटना को अंजाम दिया था अहमद और बाबू शूटर के साथ मिलके। जो क्रेटा गाड़ी है, जिस गाड़ी से शूटर्स निकल के बाहर शूटिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो क्रेटा गाड़ी अनुराग एरन के नाम से पाई गई। अनुराग एरन बाबू सिंधी उर्फ जय कुमार सबनानी का मुनीम रह चुका है और अभी हाल में वो जेल में बंद है सीबीएन के एक एनडीपीएस के प्रकरण में। जब वहाँ पर हम अनुराग एरन के घर पे गए तो वहाँ पर जो कैमरे थे, उन कैमरों की जांच की तो उसमें क्लियरली दिख रहा है अनुराग एरन के फादर बाबू सिंधी को, जो कि जय कुमार सबनानी है, उसको गाड़ी की चाबी हैंडओवर करते हैं और वहाँ से क्रेटा गाड़ी उनके कब्जे में आती है। वही क्रेटा गाड़ी जिसमें से शूटर्स बाहर निकाल के शूटिंग कर रहे हैं। इससे यह साबित हो गया कि बाबू सिंधी इसमें डायरेक्टली रिलेटेड है। अतः बाबू सिंधी को भी हमने हिरासत में लिया। बाबू सिंधी और अहमद से और पूछताछ करने पर यह मालूम पड़ा हमको कि शूटर्स 4 नहीं थे, शूटर्स 6 थे। 2 लोग अलग एक बाइक पे रेकी कर रहे थे और ये सारे के सारे शूटर्स बाबू सिंधी की फॉर्च्यूनर में अहमद के साथ गौतमपुरा थाना है एक इंदौर रूरल में, एसपी महू एक एरिया है इंदौर में, वहाँ महू एक एसपी चार्ज में आता है। उसके अंदर एक देपालपुर सब डिवीज़न है, वहाँ पर एक थाना है गौतमपुरा थाने के अंतर्गत धर्माट एरिया आता है। धर्माट एरिया से ये बाबू शूटर उसके साथ जो बाकी के साथी थे, वो उस दिन 3 तारीख को फॉर्च्यूनर में आए थे यहाँ पर, यानी फॉर्च्यूनर में 8 लोग को लाए थे, 6 शूटर्स, एक बाबू सिंधी और एक अहमद। ना केवल इतना, हमको ये भी पता लगा कि इस घटना के पूर्व लगभग जनवरी 10 तारीख से जनवरी 18 तारीख तक 3 शूटर्स यहाँ पर रैकी करने आए थे, जिसमें बाबू शूटर, बाबू फ़कीर जो कि धर्माट का है, गौतमपुरा थाने का लिस्टेड गुंडा है, उसके साथ आशिक और शहजाद, शाद और शाहिद उसका नाम है। तो ये 3 लोग पूर्व में 8 दिन आकर बाबू सिंधी के साथ और लक्की उर्फ अर्पित सिंगल, इनके साथ रैकी कर रहे हैं।
जितना हमने इन शूटर से जैसे जैसे बयान ले रहे थे पता चल रहा था, तो इसमें लक्की का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल सामने आया। जैसे हमने शूटर से और बात की तो अन्य शूटर्स के भी नाम खुले एक एक करके। इनमें शूटर्स के जो नाम है मैं आपके सबके पहले वो बता देता हूँ। निसार अहमद उर्फ आदिल, जिसने मोबाइल अरेंज किया था, जो बाबू शूटर के साथ बाबू सिंधी के साथ जेल में बंद था, और जेल में ही इन्होंने इस तरह की प्लानिंग को अंजाम दिया था, जिसके ऊपर 302 का अपराध पूर्व से है। बाबू साबनानी, बाबू सिंधी उर्फ जयकुमार साबनानी, राकेश पिता कश्मीरलाल अरोरा, इनका भी मैं रोल बताऊंगा। अकरम उर्फ वसीम, ये बाबू शूटर का ख़ास आदमी है, जो कि रतलाम का रहने वाला है, जवाहर नगर रतलाम का रहने वाला है, औद्योगिक थाना क्षेत्र पड़ता है। जफ़र उर्फ गुलफाम और परवेज़ उर्फ कल्लू मदारी। जफ़र और कल्लू दोनों मंदसौर का रहने वाले हैं, मांडे बनाने का काम करते हैं, रुमाली रोटी बनाने का काम करते हैं। और इनका एक साथी है सलीम, जो सलीम का ये काम रहता है, जब भी ये शूटर्स चाहिए रहते हैं इन आरोपियों को, तो सलीम लड़के सप्लाई करने का काम करता है। हाल में हमको इससे रिलेटेड भी काफ़ी और इन्फॉर्मेशन भी मिली है। और इसके अलावा आशिक पिता कुदरत पटेल, जो कि गौतमपुरा का ही है, इंदौर का, और शाद उर्फ शाहिद पिता एजाज हुसैन, जो कि है मूलतः उदयपुर का, लेकिन रहता बाबू शूटर के साथ गौतमपुरा में ही था। इस पूरी घटनाक्रम के पीछे की वजह इंपॉर्टेंट है जानना। इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह है बाबू सिंधी। बाबू सिंधी एक यहाँ का तस्कर रह चुका है और वो अपना एक वर्चस्व एस्टैब्लिश करना चाहता था। उसका अशोक अरोरा के साथ पूर्व में भी ज़मीनी विवाद रह चुका है। वो ज़मीनों की जब खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें कई बार डिस्प्यूट होते हैं, तो उसमें भी। तीसरा, उसको ये भी लगता है कि जितने भी उसके ऊपर अपराध कायम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे अशोक अरोरा का हाथ हो सकता है। ये एक उसके अंदर ये एक भावना पहले से ही थी कि मुझे इस तरीके की घटना को अंजाम देना है। लक्की उर्फ अर्पित सिंगल, लक्की उर्फ अर्पित सिंगल को लगभग 90 लाख रुपए लौटाने हैं अशोक अरोरा को। तो उसकी ये वजह थी कि यहाँ पर जो भी ज़मीनें वो ख़रीदना चाहता था उसको उतनी आसानी से वो ख़रीद नहीं पा रहा था, उल्टा उसको 90 लाख की उधारी थी जो चुकानी थी। अहमद, जो कि बाबू सिंधी के साथ वहाँ पर जेल में बंद था, और बाबू शूटर, इनको एक ओपनिंग चाहिए थी यहाँ पर आकर इस तरह की घटना करने की, ताकि वो भी अपना एक वर्चस्व एस्टैब्लिश कर सकें, तस्करी में भी इन्वॉल्व हो सकें, ज़मीनी विवादों में भी इन्वॉल्व हो सकें और फिरौती का काम अपना शुरू कर सकें। राकेश अरोरा, जो कि अशोक अरोरा का भाई है, उनकी फैमिली डिस्प्यूट्स है, उनके फैमिली डिस्प्यूट इतने हद तक बढ़ चुके हैं, ये पूरा एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप का एक कॉमन इंटेंशन, कॉमन उद्देश्य बन गया, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि बाहर के सडनली शूटर्स आकर घटना को अंजाम दे, नहीं, ये घटना इस घर की है। एक ग्रुप बनाए, इस ग्रुप ने डिसाइड किया कि अब बाहर के शूटर्स को लाया जाए इस घटना को अंजाम देने के लिए। इसमें जितनों के भी मैंने नाम बोले हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अपराध में जब हम आगे बढ़े, जब हमने इनको हिरासत में लेना शुरू किया, तो इनके पास से हमने हथियार भी जब्त किए, पैसा भी जब्त किया और गाड़ियां भी जब्त की। इसमें जो हमने हथियार जब्त किए हैं उनका आपके पास जो नोट है उसमें हवाला दिया ही हुआ है। 2 12 बोर बंदूकें हैं, 4 देसी पिस्टल है, 32 नग है 12 बोर के जिंदा राउंड, 24 राउंड पिस्टल के हैं जो कि जिंदा राउंड हैं, 12 चले हुए राउंड हैं, और 80,000 रुपये हमने नगद जब्त किया है, जो कि और आगे आने वाले विवेचना में और जब्त हो सकते हैं। इसके अलावा हमने लगभग 9 गाड़ियां जब्त की है, जिसमें सादर गाड़ियों से लेकर हाईफाई गाड़ियां भी है। यहाँ तक कि जो गाड़ी शूटिंग में यूज़ हुई थी, क्रेटा गाड़ी, जो गाड़ी आरोपी को रैकी कराने में यूज़ हुई थी, थार गाड़ी, मर्सिडीज़ गाड़ी, बलेनो गाड़ी, फॉर्चूनर गाड़ी, ये कई सारी गाड़ियाँ, जिन सेंट्रो गाड़ी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी, ये सारी गाड़ियों का हवाला आपके प्रेस नोट में लिखा हुआ है। ये गाड़ियाँ भी हमने जब्त की हैं। आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया हुआ है
बाबू सिंधी के आपराधिक रिकॉर्ड तस्करी से मुख्य तरह रिलेटेड हैं। आर्म्स एक्ट में भी वो बंद हुआ है पहले। अकरम शाह इसके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अकरम बाबू शूटर के साथ पहले भी जेल में बंद रहा है और इसके दो मुख्य 307 के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अहमद नासिर अहमद जो मनासा का है उसके ऊपर 302 का पूर्व में अपराध है। आशिक के साधारण मारपीट के 2 अपराध हैं पूर्व के। शाद उर्फ शाहिद का 302 उदयपुर का अपराध है। बाबू फ़कीर के अपराधों की व्याख्या की नहीं जा सकती, उसके बड़े सारे अपराध हैं। 302, 307, मारपीट, आर्म्स एक्ट सारे अपराध हैं। इसमें जब ये घटना हुई थी उस समय हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जिसमें एडिशनल साहब सुपरवाइजरी ऑफिसर थे और थाना प्रभारी कैंट, थाना प्रभारी बगाना और थाना प्रभारी सिटी, इनका मुख्य पकड़ दकड़ में रोल था। ना केवल इतना, इस टीम में बाकी के भी थाने के कई लोग इन्वॉल्व थे, जैसे सब इंस्पेक्टर असलम इन्वॉल्व था, एएसआई रामपाल इन्वॉल्व थे, कई सारे लोग इन्वॉल्व थे जिनके मैं नाम बता देता हूँ। इनके नाम जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जो हमको सफलता मिली है, इस समय हमने इस केस को क्लोज़ किया है। इस केस को क्लोज़ करना, वो जो 8 लोग थे उस फॉर्चूनर में जो गौतमपुरा से शुरू होकर यहाँ पर आए थे, वो 8 के 8 हमारी हिरासत में है आज। इसको हम केस को सक्सेसफुली क्लोज़ करना बोलते हैं। और उन 8 के 8 को हिरासत में लेने के लिए जो टीम ने काम किया है, उस टीम के मैं नाम यहाँ पर लूँगा। टीआई सौरभ शर्मा, थाना प्रभारी कैंट। टीआई योगेंद्र सिंह सिसोदिया, थाना प्रभारी नीमच सिटी। योगेंद्र का रोल काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रहा है। योगेंद्र और असलम की टीम इतना भागी है, ये ना केवल रतलाम गए हैं, मंदसौर गए हैं, इंदौर गए हैं, गौतमपुरा गए हैं, कोटा गए हैं, उदयपुर गए हैं, प्रतापगढ़ गए हैं, चित्तौड़गढ़ गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ का जो एरिया पूरा हो सकता है ना, वो पूरा इन लोगों ने, असलम, योगेंद्र की टीम, इन्होंने पूरा छान मारा है। यानी जितने भी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर और बदमाश हैं, अब योगेंद्र और असलम को तो सभी लोग जानते होंगे, सभी अच्छे बुरे सभी लोग जानते होंगे। टीआई पुष्पा सिंह चौहान, पुष्पा का रोल मैं बता दूं, पुष्पा जो हमारे थाना इंचार्ज बगाना है, उनका रोल यानी जितनी उनकी बड़ाई की जा सके उतनी कम है क्योंकि पुष्पा सबसे पहले स्पॉट पे आई थी, मुझे याद है। और उतनी ही सिंसियरली पुष्पा ने इतना इस पर काम किया। जितने भी यहाँ पर हमको इतने सारे कैमरा में एविडेंस मिले हैं, जो 2 रैकी कर रहे थे उनके, जो 4 लोग शूटर्स थे, वो शूटर जब भागे थे, एक एक का पीछा करके पुष्पा ने ऐसे ऐसे फ़ोटो कवर किए जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन लोग थे, वरना बहुत मुश्किल था। वो मास्क पहने हुए थे, जब वो भागे थे आगे चल के उन्होंने अपना जर्किन उतार के फेंका था, मास्क उतार के फेंका था, किसी बंगले में गए थे, वहाँ पर छुप गए थे। तो पुष्पा ने एक एक को, पुष्पा और पुष्पा की टीम ने एक एक को लोकेट किया, कैमरों से उनके फुटेज निकाले और जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई, जब तक हम आरोपी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था थे कौन, आइडेंटिफाई। इसमें पुष्पा का बहुत ही सराहनीय रोल रहा है। असलम सब इंस्पेक्टर है, एक थाना प्रभारी से कम नहीं मानूंगा, इतना उसने इतना अच्छे से रोल निकाला। और असलम ही था जिसने सबसे पहले इसमें जो सफलता हो सकी है उसको असलम ने कैच किया था बाबू सिंधी को। शिशपाल सिंह लगातार लिखा पढ़ी में काम करते रहे। रामपाल सिंह, शिवराज सिंह कीची, भेरू सिंह, नीरज प्रधान जो कि पूरी टीम है योगेंद्र की, अजीत, आज़ाद सिंह, आज़ाद की तो जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। आपको जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी, जहाँ जहाँ पर लगेगा कि पुलिस यहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पर आज़ाद फटाफट पहुँचेगा। मुझे लगता है कि मैंने आज़ाद को सबसे फास्ट पहुँचते हुए देखा है। कैंट थाना, मूलचंद मार्ग में या कहीं पर भी घटना होती, और कोई मिले ना मिले, आज़ाद ज़रूर मिलेगा, फटाफट पहुँच जाता था वो। प्रदीप हमारी साइबर सेल का मैं इसमें इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि वो जो मोबाइल मिली थी, आईफोन, जहाँ से शुरुआत हुई थी, हमको ये नहीं पता था कि वो आईफोन किसकी है, कैसे पता। तो वो पता चला हमको उस आईफोन का विश्लेषण करने में, वहाँ की CDR विश्लेषण करने में, कि इस आईफोन को एक कायनात नाम के लड़की के भाई ने चलाया है। भाई वो क्यों चला रहा है, उसका तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो जब उसके भाई को लेकर आए तो उसने बताया ये तो मेरी बहन चलाती थी। जब हमने उसका पता किया तो पता चला कि ये जो है अहमद उसका लवर था और
ये पूरा साथ में घूमे थे और उसको पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वहाँ से हमको एक बहुत बड़ी लीड मिली, लेकिन उस लीड की वजह ये थी कि साइबर ने इसको ट्रैक कर लिया था कि ये मोबाइल उसके पास क्यों थी। तो इसमें साइबर में प्रदीप शिंदे और लाखन और कुलदीप, इन सब का नाम होना चाहिए। जितेंद्र सिंह जगावत, नाहर सिंह, आदित्य, राजेश, देवीलाल डीगा, आदित्य गौड़, अजीत कुमावत, प्रशांत, अनुराग, रुपेंद्र, सुरेंद्र, लक्की, मनीष का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मनीष को काफ़ी बड़ी हिंट मिली थी जिससे हमको इस केस में बहुत फ़ायदा मिला। लखन, कुलदीप, प्रदीप, इन्होंने रात दिन रहकर साइबर में काम किया, रात दिन, क्योंकि हमारे पास इतने नंबर आ रहे थे, लगभग नहीं भी तो 100 नंबरों की हमने सीडीआर निकाली होगी, वो भी इतने कम समय में। रविंद्र, धर्मेंद्र, सर्वेश, कारूलाल, मन्नू जाट, गणेश, इन सब का रोल रहा। जो हमारे नए आईपीएस अधिकारी यहाँ पर आए हैं, जो घटना के बाद आए हैं, लेकिन सडनली उनको इस घटना से रिलेट होना पड़ा, इस घटना में इन्वॉल्व होना पड़ा, इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। उनका भी एक सराहनीय रोल है। और हमारे एडिशनल साहब का जो इसमें पूरी तरह से एंगेज थे, यहाँ तक कि एडिशनल साहब खुद मुझे बोले कि सर मैं गौतमपुरा जाना चाहता हूँ, इस केस की तहत तक पहुँचना। खुद गौतमपुरा में रहे 3 दिन पूरी टीम के साथ। और ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है जब सीनियर ऑफिसर खुद जाना चाहता है स्पॉट पे कि कहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई थी। इसमें कोई आरोपी बाकी है? गिरफ्तार का सारे हो चुके, क्या अपडेट? जी, इसमें 2 आरोपी हमारे अभी बाकी हैं। एक सलीम इस केस में शूटिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लड़के सप्लाई करने का काम सलीम का था। ना केवल इस केस के लिए, जो हमको एविडेंसेस मिले अकरम के फ़ोन से, उसमें ये समझ में आया कि इनका एक ग्रुप है जो ऐसी ज़मीनों को देखता है जो काफ़ी महंगी है, रतलाम में, मंदसौर में, नीमच में, अन्य जगहों पर, और उस पर ये लोग धावा बोल देते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसमें जो ख़रीदार और बेचने वाला रहता है उन दोनों से फिरौती लेते हैं। तो उसमें भी सलीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा है लक्की उर्फ अर्पित सिंघल। सर, लकी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस का मुख्य आरोपी था, फिर कैसे फरार हो गया सर? लकी जब हम लकी से पूछताछ कर रहे थे उस समय लकी का रोल हमको समझ में नहीं आ रहा था, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर जो बाबू सिंधी के साथ जो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, क्या वो आरोपी हैं कि नहीं। अगर आरोपी हैं तो आरोपी हम कैसे डिसाइड करें वो आरोपी है? क्या केवल मिलने मात्र से आरोपी हो जाएगा, कि उसका प्लानिंग में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टेक्निकल और आरोपी के कथन दोनों मैच हो, कि जो बाबू सिंधी बोल रहा है क्या सामने वाले जिसका नाम ले रहा है वो प्लानिंग में इन्वॉल्व था कि नहीं। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे हम आरोपियों को पकड़ते गए, तब हमको रियलाइज़ होता गया कि लकी कैसे कैसे इन्वॉल्व है। हमने फुटेजेस निकाले हैं उसको रैकी करते हुए, हमने जो आरोपियों को पकड़े हैं उनके अलग अलग आरोपियों ने अलग अलग तरीके से लकी का इन्वॉल्वमेंट बताया। जो जब हम सभी आरोपियों को पकड़ ले तो एक माला के फ्रेम में जो अलग अलग दाने रहते हैं, अब वो पूरे हो रहे हैं कि लकी कैसे इन्वॉल्व था। जब तक वो नहीं था तो हम कैसे किसको आरोपी बना दें। तो सर, लकी को पहले कैसे विभाग से पता चल गया वो फाइनलाइज, क्योंकि वो हर बार तो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा होगा पुलिस के सामने, ऐसा इनपुट आपके विभाग से गया होगा भैया, आपको पुलिस आरोपी, आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो स्टाफ की कुछ रही होगी, कैसे क्लू उसके पास गया तो मुझे पुलिस अब बस आरोपी बना दी तो भग जाऊँ भैया? तो बस वही है कि उसको समझ में आ गया कि पुलिस नज़दीक है, कि अब मैं बहुत जल्दी आरोपी बन सकता हूँ। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब लकी गया था उस समय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रारंभिक दौर पे थी, और अब हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और उसको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि अब इसके बाद मेरा रोल आने ही वाला है। एक भी और आदमी मिला, उस समय हमारे पास पूरे आरोपी नहीं थे, तो जैसे जैसे आरोपी मिलते जा रहे थे उसका रोल खुलता जा रहा था। टीम को कुछ इनाम वगैरह कुछ आपने रखा आपकी तरफ से आपकी टीम को? डेफिनेटली टीम को इनाम ही इनाम है, जितना ये पूरा इनाम है इन्हीं का ही इनाम है, और किसका इनाम है। यही काफ़ी इसमें वो आ रहा है कि 2 करोड़ उनको बोला गया था, और यहाँ तक कि बाबू सिंधी ने बोला था कि शेष शूटर को तो मैं इमीडिएटली 10-10 लाख तो इमीडिएटली दे दूंगा जैसे ही काम हो जाएगा, और उसके बाद मैं सबको खुश कर दूंगा। इस टाइप की बातें आ रही है। सर, इनका 5 लाख इमीडिएटली उन्होंने दे दिए थे। जब पहले रेकी करने आए थे ये लोग, 3 लोग आए थे, बाबू शूटर, आशिक और शाद, तब इमीडिएटली 5 लाख
टोकन मनी दिया था। देव रेसिडेंसी का बता रहे हैं, देव रेसिडेंसी में भी इन्होंने घटना करने की कोशिश करी थी, जहां पुलिस भी कुछ मौजूद थी, इस वजह से इन्होंने नहीं करा। इसको हकीकत क्या रही सर इसमें? देव रेसिडेंसी का ये है पूरा कि उस समय 3 तारीख को ये लोग फॉर्चूनर से यहाँ पर आए थे। जब फॉर्चूनर से ये 6 लोग और 2 लोग 8 लोग बाबू सिंधी, अहमद और 6 शूटर्स जब आए थे, तो तभी बाबू सिंधी ने बता दिया था कि आज यहाँ पर देव रेसिडेंसी पे काम होना है। अब क्योंकि उस समय अंधेरा था, वहाँ पर शादी चल रही थी, पुलिस की मौजूदगी थी, वो उतना उनका वो बन नहीं पाया उस समय। जो कि अच्छा, उसमें भी लकी का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट आया, क्योंकि लकी उसमें बाद में हमको पता चला जब इन्वेस्टिगेशन कि लकी उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अभी आए हैं, जिनको टारगेट किया गया वो अभी आए हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे वगैरह वगैरह। सर, इनने योजना कहाँ से बनाई थी सारी? सबसे पहली योजना तो जेल में बनी थी। जब बाबू सिंधी जेल में था अहमद के साथ, वहाँ पर ये योजना बनी थी। उस योजना को अंजाम देने के लिए जब वो जेल से बाहर निकला, इसमें लक्की और राकेश भी इन्वॉल्व है, तो इस योजना को एक्चुअली जो रूप है वो मिला। सर, बाबू और राकेश जी को मिलाने वाली कोई कड़ी कौन सी थी? राकेश जी डायरेक्ट मिले या लकी के थ्रू मिले, क्या रहा है? लक्की के थ्रू मिले। सर, ये जो बाबू के संपर्क में था, फकीर के संपर्क में बाबू सिंधी कैसे आया? अहमद के थ्रू आया। अहमद बाबू सिंधी के साथ जेल में बंद था, और अहमद बाबू शूटर के साथ पूर्व में जेल में बंद रह चुका है, और बाबू शूटर ने ही अहमद की जमानत कराई थी। और अहमद जानता था बाबू शूटर को अच्छे से, उसकी गैंग को बहुत अच्छे से, और अहमद खुद 302 का आरोपी रह चुका है। अहमद को बाबू सिंधी ने 25 लाख देने का वादा किया था, और उसके अलावा बाबू सिंधी की 2 होटलें हैं, एक फार्म हाउस है और एक उड़ान होटल है, जो वीर होटल है, जो चित्ताखेड़ इसमें निम्बाड़ा में आती है, जो चित्तौड़गढ़ में आती है। तो वहाँ पर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कई बार आता जाता था। तो वहाँ पर जो जेल में बात हुई थी, उसको अंजाम देने के लिए अहमद ने बाबू सिंधी को बाबू शूटर से मिलवाया था। सर, इसमें सस्पेक्टेड लोग भी कई आए थे। टोटल कितने लोगों से पुलिस ने पूछताछ की? सस्पेक्ट कई नाम आ रहे थे सोशल मीडिया। हमने बहुत ज़्यादा लोगों से पूछताछ करी है, अभी उसका फिगर बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यानी लिटरली हमने बहुत लोगों से पूछताछ करी है, जो जहाँ जिसका एक थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा था, हमने हर एक से पूछताछ की। चाहे वो रास्ते में ढाबे वाला हो, चाहे जिससे मास्क खरीदा हो, चाहे जिससे टोपी खरीदी हो, चाहे जिसकी गाड़ी हो, मर्सिडीज़ हो, कहाँ बेची गई है, किसके यहाँ नोटरी कराई गई है, सबसे हमने पूछताछ करी।